हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे के टपर भैया और आप सभी के लिए यानी कि क्लास 11th के फिजिक्स के लिए फिर हम लेकर आ चुके हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से कुछ प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं, तकरीबन 10 से 15 प्रश्न। बाकी जो प्रश्न रहेंगे तकरीबन 25 प्रश्न, वो बिल्कुल भी नए होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो किसी को भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, है ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है, यानी कि कौन हमारा यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो पहले जो 10-12 क्वेश्चन आएंगे वो आपको हम करा चुके हैं, लेकिन बाकी का जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको नहीं बताएं, ठीक है। तब आपको एकदम जितना हम बता रहे हैं आपको एकदम दिल को थाम के रखना है। आपको रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ में, और आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। बाकी यदि आप हमारा 5 मॉडल सेट और हम 5 साल का जो PYQ आपको दे चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एक प्ले लिस्ट के रूप में एक ही लिंक है जिसमें से सारा वीडियो अटैच है, ठीक है। तो आप जाइए और आराम से अपनी तैयारी कर लीजिए। जो पहली बार है चैनल में जो रेगुलर बने हैं उसके लिए ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी आपको चाहिए PDF, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF के साथ साथ सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन आपको मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के सामने यहाँ पे कहता है कि कौन हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, यूनिट का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ एबो, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो लिखा गया है ये तीनों आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, यूनिट का, यानी कि इकाई का विशेषता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मानेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन आपको करा चुके हैं शुरुआत का, जो आपको 8-10 क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसलिए लाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो PYQ में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बोर्ड परीक्षा में 5 साल के अंदर 3 बार पूछा गया है ना, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का आयामी सूत्र है। इसमें से कौन हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इसको याद कर लेना है ना। भले कैसे बना ना बना, इससे उतना ज़्यादा आपको अभी मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आपको अभी मेन एग्जाम को फोकस करना है, ठीक है। और जब तक ये आपका भाई है आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है M-1 L³ और T-2। कोई दिक्कत है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। पहले होता है 1, फिर होता है 3, फिर होता है 2, बट माइनस प्लस और माइनस इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे याद करते हैं, लेकिन आपको ये तो याद करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, M-1 L³ और T-2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमको सामने। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। कितना सिंपल क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन से जोड़ों की विमाएँ समान है, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा जोड़ा है, जुड़ीवा है, जिसमें दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पल्स और मोमेंटम, यानी कि आवेग और संवेग जो है, इन दोनों का जो होता है डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। बाकी इन दोनों का जोड़ा कहीं सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय की मात्रक नहीं है, यानी कि टाइम का कौन यूनिट्स नहीं है। तो सेकेंड है टाइम का यूनिट, पार्सेस भी है, ईयर भी है। लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। कोई दिक्कत। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन दी यस अ यूनिट ऑफ टॉर्क इज। देखिए टॉर्क का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, कितना सिंपल। आपको पता है कि टॉर्क आपका होता क्या है, तो आपका होता है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है। फोर्स का होता है क्या, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया इसका, न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर एक साथ। कोई दिक्कत है समझने में, कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम जो कर्व होता है उसका स्लोप, यानी कि ढलान जो होता है वो क्या देता है, तो वो हमेशा एक्सेलरेशन देता है, यानी त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बहुतों को लगेगा ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता भैया। अरे ये भाई है और तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ऐसा कभी हो सकता है बाबू। आप 11th में हैं और 12th जाने वाले हैं और अपने इस टॉपर भैया से नहीं पढ़े हैं, आप इस टॉपर भैया को नहीं जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मेरा सारा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, पता आपको। ट्रेनिंग में नहीं बोल रहे हैं, ट्रेंडिंग में बोल रहे हैं। ट्रेनिंग स्टार का नाम नहीं सुना आप लोग, हाँ सुना है कि नहीं। चलो उसी तरीके से मेरा सारा वीडियो अभी चल रहा है, वही क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडिंग में, है कि नहीं। और इसमें से सबका आप लोगों का प्यार है
है ना। कोई भी आएगा बच्चा तो हमसे ही मिलेगा, है कि नहीं, पहले मेरा वीडियो नज़र आएगा उसको। चलो अच्छा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, वरना आप लोग बोलिएगा कि भैया एक क्वेश्चन वीडियो नहीं है चक्कर में आप इधर उधर नहीं बोलते, चुपचाप क्वेश्चन बताने आए तो बताते क्या नहीं है। कोई बात नहीं बाबू। तो क्या बोलता है, कहता है गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, पहले 2 सेकंड में तय कहीं दूरी ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला। बोलता है आ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, यानी कि एक बॉल है, एक गेंद है, इसको वर्टिकली फेंका जाता है, यानी कि ऊपर फेंका जाता है ना, वर्टिकल इसी को ना बोलते हैं। कितना क्या स्पीड से, तो इसका इनिशियल जो स्पीड है, इसका चाल है वो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बात सेम है, तो वो कितना है आपका 20 मीटर पर सेकंड। कितना है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको फेंका जाता है। तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, यानी कि हमको फाइंड करने बोल रहा है डिस्टेंस, बोले तो एस, ठीक है। जहाँ पे टाइम दे दिया हमको कितना सेकंड में, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। अब कितना सिंपल क्वेश्चन, हमको एस पता है, टी पता है, यू पता है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसका होगा, और जब इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे लगता है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी को तो बोलते हैं जी। और जी का वैल्यू यहाँ पे कितना लेने बोला हमको, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर और ग्रेविटी लग रहा है इसके नीचे, तो डायरेक्शन उल्टा है, तो हमेशा इसका वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में। कोई दिक्कत। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि एस बराबर, अच्छा हम देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। कौन सा कलर ले लें, चलो ये ले लेते हैं। वाह, क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे ए टी की जगह जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अब देखिए हमको एस निकालने बोल रहा है, यू बदले तो 20 मीटर पर सेकेंड, टी हमारा 2 सेकेंड, चलो 2 से गुना करते हैं, प्लस देखिए हाफ, जी का वैल्यू -10 इंटू टी का स्क्वायर टाइम है 2, 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत, अब काटने आता है आपको। देखिए 2 दूनी 4, 2 से कट गया यहाँ पे। देखिए 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हो गया 40, यहाँ पे ध्यान देना है, 20 दूनी 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये -10 गुने 2 -20 हो गया, कितना हो गया -20। कोई दिक्कत है। अब देखिए 40 में जाएगा 20, तो कितना बचेगा, ओनली 20। तो आ गया हमारा एस कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कितना मजा आ गया बनाने में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, कैसे बनाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन की एक्सेलरेशन इन विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो एक वेक्टर है, यानी कि एक सदिश, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, तो हमारा एक्सेलरेशन, यानी त्वरण एक सदिश राशि। कोई दिक्कत है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी करा चुके हैं, इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड, यानी किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसकी द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए मान लेते हैं किसी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 0, है ना। तो बोलता है कि इसके डिस्टेंस के बारे में आप क्या बोलिएगा, इसके डिस्टेंस के बारे में क्या बोलिएगा। देखिए डिस्टेंस इसका 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करेगा ये पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, और फिर कहीं रिटर्न आ जाएगा ये पॉइंट में, तब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो गया 0। लेकिन डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर था, तो रिटर्न आया तो हो गया डिस्टेंस इसका 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भले 0 है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ऑब्जेक्ट कहीं मान लो यहीं खड़े है, तो इस स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही, बाकी डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मूव ही नहीं किया, समझ में आ रहा ना। तो हमारा कहीं डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है, यानी इट में और मे नॉट भी 0, यानी ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अब हम लोग के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है कि 2 कार ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर हावर और 60 किलोमीटर पर हावर। कहता है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कितना सिंपल है, बोथ आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। कितना सिंपल है। कहता है कि 2 कार है ना, एक कार ए है और एक कार बी है, ठीक है। जो आपका कार ए है, जो कार ए है इसका जो आपका वेलोसिटी है वो है आपका 100 किलोमीटर पर आवर। कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, और बी का है 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या है, इसका वेलोसिटी है। कहता है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ये का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। कब, जब ए और बी दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये भी इधर मूव कर रहा है और बी भी इधर ही मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि जब हमको रिलेटिव वेलोसिटी पूछेगा 2 ऑब्जेक्ट का और दोनों ऑब्जेक्ट का कहीं डायरेक्शन सेम होता है तो उसका वेलोसिटी आपस में माइनस हो जाता है, ठीक है।
और कहीं दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है, यानी कि ये मान लो इधर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है, तब उस टाइम वेलोसिटी ऐड हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो दोनों का वेलोसिटी आपस में क्या आ जाएगा, घट जाएगा। तो 100 में हम लोग घटा देंगे 60, तो कहते बचेगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, ये मतलब ये तकरीबन 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। हाँ थोड़ा सा डिजिट चेंज था, यहाँ पे 60 की जगह कुछ और था, ठीक है, लेकिन हाँ ये पूछा गया है, ठीक है। हाँ कहीं पूछेगा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटा दो, कहीं दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करना है, उसको जोड़ देना है। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, वेग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, वेग, ठीक है। चलिए हम लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, यानी कि घूर्णन गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है ना। यानी कि रोटेशनल मोशन में जो एनालॉग ऑफ मास होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, है ना। यानी जड़त्व आघूर्ण, यानी जड़त्व आघूर्ण जो है वही एक तरह का क्या है, तो एनालॉग ऑफ मास है, किसमें, तो रोटेशनल मोशन में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण, है ना। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर अच्छा लग रहा था, है कि नहीं। चलो चेंज कर लो, ये हो गया चेंज। चलिए हम लोग के सामने 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि 2 बुलेट है ना, जिसको जो है वो एक एक करके दोनों को फायर किया जाता है ऊपर, है ना। 2 गोली है, मतलब यहाँ पे पिस्तौल है, इसको ऊपर गोली छोड़ा जाता है, ठीक है। वो भी अलग अलग स्पीड से, इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, ठीक है। कहता है कि एक ही जगह से और स्पीड अलग है। तो कहता है कि जो यहाँ पे बुलेट फिर धरती पर पहुँचेगा, ग्राउंड पर पहुँचेगा, वो कौन सा बुलेट पहले पहुँचेगा। तो इसका सही आंसर वैसे नियम से होना चाहिए कि दोनों सेम, यानी दोनों एक साथ पहुँचेगा, यानी कि बोथ विल रिच साइमल्टेनियसली, यानी कि जिस तरह से उसको फेंका गया था साइमल्टेनियसली उसी तरीके से गोली नीचे भी आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक साथ क्षैतिज रूप से और एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ 2 गोलियां चलाई जाती है, तो कौन सी गोली जमीन पर पहले टकराएगी, तो दोनों एक साथ पहुंचेगी, जमीन पर दोनों एक साथ पहुंचेगी या फिर एक साथ टकराएगी। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है 2 सदिश राशियों के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें 2 सदिश राशि मिलेगा और दोनों सदिश राशियाँ जो है वो लंबवत होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन 2 वेक्टर्स, यानी कि मान लो 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर क्वांटिटी ए और बी, ठीक है। कहता है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम, तो कहता है कि कौन सा कंडीशन होगा जब दोनों वेक्टर जो हम लिए हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग 2 वेक्टर लेंगे तो आपस में कैसे होंगे, प्रोडक्ट, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर गा या फिर ऑप्शन नंबर सी। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चारों में से किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका जो 15 का सही आंसर हो जाने वाला द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी वस्तु का जो कोणीय वेग होता है, वस्तु का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उस पर कभी भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोपगेशन इज। कितना सिंपल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कहने का मतलब क्या है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा किसका, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो मैक्सिमम कब होगा। कितना सिंपल है, आपको हम बताएं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो हमको जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के कोण पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हमको जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर आप प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। प्रक्षेप्य गति में निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है, कौन कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग का क्षैतिज घटक। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है, ये क्यों होता है, यानी व्हेन एन बस सडनली टेकन अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रो आउटवर्ड बिकॉज, पैसेंजर आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर क्यों जो है वो चला जाता है, तो इसका मेन कारण है मोमेंट ऑफ
इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, यानी गति के जड़त्व के कारण। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए नियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? यानी अ पर्सन सिटिंग ओपन कार मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर द बॉल विल फॉल। कहने का मतलब एक आदमी है वो बैठा है, मतलब एक बच्चा है वो बैठा है कहाँ पे? अपने कार पे, और यहाँ से वो अपना माथा निकालता है और गेंद को फेंकता है ऊपर। तो कहता है कि वो जो कार है ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी क्या जब वो कांस्टेंट है तो कहता है कि वो गेंद जब ऊपर फेंकेगा तो गेंद कहाँ जाएगा, है ना। तो मेरे अनुसार से जो होना चाहिए वो जाना चाहिए कार के पीछे जाएगा गेंद, है ना। बहुत लेकिन हम देखें कि बोला जाता है कि नहीं वो मतलब जो बच्चा फेंका है उसके हाथ में ही गिरेगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए, है ना। इसका सही आंसर होना चाहिए कि वो कार के पीछे गेंद गिरेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार में व्यक्ति के पीछे जो होगा वो गेंद क्या होगा? फॉल होगा, यानी बॉल विल फॉल, यानी कि इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, है ना, यानी कि कार में व्यक्ति है उसके पीछे। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अ फोर्स 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी मास 1 kg द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। कितना सिंपल है, 5 न्यूटन का बल 1 kg द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है, तो शरीर का त्वरण क्या हो जाएगा ना। आपको पता है कि F बराबर क्या होता है? ma होता है, ये फॉर्मूला पता है। अब A बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। फोर्स दिया है आपका 5 न्यूटन, फोर्स बराबर कितना है? 5 न्यूटन, देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका मास कितना है? F/m है ना, तो m मास नीचे है, मास 1 kg, तो 5/1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, यानी एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग के सामने 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोलता है? कहता है कि मूल बलों, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल या फिर सबल नाभिकीय बल में से गुरुत्वाकर्षण बल का स्थान क्या है? यानी कि आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। बहुत 4-5 तरह का फंडामेंटल फोर्स होता है ना मेन। कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका क्या होगा रैंक फर्स्ट इन स्ट्रेंथ, यानी कि पहला नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा, थर्ड या फिर फोर्थ नंबर पे आएगा। तो ग्रेविटेशनल जो होता है वो उसका रैंक होता है 4th नंबर, है ना, यानी कि परिमाण में चौथे स्थान पर आता है आपका कौन? तो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यानी कि रैंक्स 4th इन स्ट्रेंथ, है ना। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है पृथ्वी के एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है, यानी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज, है ना, यानी कि जो सैटेलाइट है इसका, तो अर्थ का, उससे जुड़ा हुआ संदर्भ इन चारों में से कौन है? तो इसका जो 22 का सी आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, वो जाने वाला आपका कि नॉन इनिशियल फ्रेम, है ना, यानी कि एक गैर जड़त्वीय फ्रेम ये जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो सैटेलाइट ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या कहता है? कहता है कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है ना। एक मान लो ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m, एक समतल सतह पर रखा गया है। इसके सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कल करा चुके हैं। इसके पैरेलल में एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो कहता है कि इसका जो घर्षण होगा, घर्षण बल वो किसके समानुपाती होगा? तो सिंपल सा आपको पता है कि वो इसके मास के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा मास रहेगा इसमें उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? घर्षण, यानी पिंड के द्रव्यमान के बराबर, है ना, यानी कि मास ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ईजी, बस थोड़ा सा ध्यान देना। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन गन 1200 मीटर पर सेकेंड के वेग से 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली चलाती है। इसे चलाने में व्यक्ति का देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गन पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लग सकता है, तो वह प्रति सेकंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चला सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि मशीन गन फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट द मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन ऑन द गन। कहता है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट। क्या बोलता है कि एक गन है, क्या है? एक गन जिससे बुलेट एक छोड़ा जाता है, यानी गोली चलाया जाता है ना, जिस गोली का मास कितना है? 40 ग्राम, 40 ग्राम। और गोली जो छूटता है, जैसे मान लो ये आपका पिस्तौल है, तो इससे आपका जो गोली छूटता है ना, उसका जो स्पीड है वो 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो गोली छूटा उसका जो मास है वो 40 ग्राम है। तो कहता है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, यानी इस बुलेट पर जो फोर्स लग रहा है, टोटल लग रहा है 144 न्यूटन। तो बोलता है कि बुलेट पर जो आपका
कहता है कि फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट, तो कहता है कि बुलेट जो है वो 1 सेकंड में कितना गोली छोड़ेगा, यानी ये पिस्तौल जो है वो 1 सेकंड में कितना उसे छोड़ेगा, कैसे निकालेंगे ध्यान देना है। यहाँ पे हमको दिया क्या है, हमको एक तरह से मास दे दिया है कितना 40 ग्राम, और आपको यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है कितना 1200 ग्राम, कितना दे दिया 1200 ग्राम, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फोर्स दे दिया कितना 144 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गति का कोई भी इक्वेशन नहीं लगेगा, क्योंकि गति के कोई भी इक्वेशन में आपका फोर्स नहीं आता है, कहीं भी फोर्स नहीं आता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देना आराम से। यहाँ पे देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी जो आपका u हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आपका v इसका आ जाता है वो कितना आ जाता है 1200, है ना। इसका मास देखिए है 40 ग्राम, इसको बदलेंगे केजी में, तो केजी में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 1000 से भागा देंगे तो आ जाएगा 0.04, कितना आ जाएगा 0.04 केजी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। मास हो गया आपका, u हो गया, v हो गया, u v दोनों हो गया, पता चल गया। इतनी चीज़ तो दिया ही है 40 केजी। हाँ एक फोर्स दिया ना, फोर्स दिया कितना आपका 144 न्यूटन। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। जो जो दिया हम लोग लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग को निकालना पड़ेगा कि मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, तभी हमको पता चलेगा कि आखिर बुलेट से कितना, मतलब 1 सेकंड में कितनी गोली निकलेगा। तो डेल्टा पी हो जाएगा हमारा P2 माइनस P1, और P1 बोले तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा, और फाइनल ये P2 माइनस P1 है ना, तो P2 मतलब फाइनल मोमेंटम हमारा हो जाएगा mv, क्या हो जाएगा mv, और माइनस इनिशियल मोमेंट हो जाएगा 0। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना आया mv, कितना आया mv। अब ध्यान देना यहाँ पे, आपको पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ जो होता है वो आपका फोर्स का व्यंजक देता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर होता है कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग n डेल्टा पी लिखेंगे, क्योंकि n हमको बताएगा कि कितना जो होगा वो नंबर ऑफ ये छोड़ेगा बुलेट्स, जो होगा कितना नंबर ऑफ बुलेट्स जो है वो गन से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेंज इन मोमेंटम अभी तो निकाल दिए, एम भी एक तरह से होता है, ठीक है। डेल्टा टी यानी पर सेकेंड का बात कर रहा है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे, टी का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। एफ देखिए यहाँ पे वैल्यू बैठा देते हैं 144 न्यूटन, एन हमको निकालना है, डेल्टा पी अभी एम भी निकालें, मास है कितना देखिए यहाँ पे 0.04 kg, और वेलोसिटी कितना था आपका 1200, कितना था 1200 था 1200, 1200 हो ना गया, चलो 1 0 ज़्यादा है ना। चलो नीचे यहाँ पे भागा किससे देंगे, यहाँ पे डेल्टा टी से यानी 1 से, कितना सिंपल है। अब हमको एन चाहिए, अब इससे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, 2 शून्य यहाँ खत्म होगा तो ये दोनों पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 चौक 48, कितना जाएगा 12 चौक 48। अब यहाँ पे देखिए 12 चौक 48, अब देखिए यहाँ पे यह है आपका ऊपर में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा किस में, ये मतलब गुना में, तो इधर जाएगा हो जाएगा भागा में, ठीक है। तो हम लोग एन को यहीं छोड़ देते हैं, और इधर 144 का 144, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 चौक 48, क्या हो जाएगा 48, ठीक है। अब काटने आता है 48 से कम 48, और 4 तिया 12 तिया 24, हाँ 3 बार में कट जाएगा, है ना। एन का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि वो कितना बुलेट्स छोड़ पाएगा 1 सेकंड में 3 बुलेट्स, कितना बुलेट्स छोड़ेगा 1 सेकंड में 3 बुलेट, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ये तो और आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से गमन कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमको दे दिया क्या चाहिए मास, यानी कि m दे दिया कितना देख सकते हैं 10 kg दे दिया, कितना दे दिया 10 kg देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। और हमको स्पीड दे दिया, स्पीड बोले तो चाल, कितना दे दिया हमको चाल दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम लोग क्या कैसे लिख दें, भी से लिख दें, कोई दिक्कत है। कितना है इसका 5 मीटर पर सेकेंड। हमको पूछ रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, थोड़ा इसको कलर चेंज करके बनाते हैं कि नहीं। चलिए इसको ये हो गया। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आता है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² है ना, होता है 1/2 हाफ mv², मतलब ही इक्वल टू, ऊपर उल्टी सॉल्व करते हैं ना, देखिए 1/2 हाफ m, मास कितना है 10 kg, v², वेलोसिटी कितना है हम लोगों का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, को दिक्कत काटेंगे 2 5 10, और 25 5 125, यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया कितना 125 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फिर से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेड वाला थोड़ा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन, ये तो और आसान है। क्या कहता है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि आ क्वांटिटी ऑफ वर्क 100 जूल इज डन इन 2 सेकेंड द पावर यूनिलाइज्ड बाय, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि 1000 जूल का कार्य 2 सेकंड में किया जाता है, तो उपयोग की गई शक्ति क्या होगी, यानी कि हमको यहाँ पे दे दिया है
कि दे दिया यहाँ पे इसका वर्क डन है, डब्ल्यू दे दिया यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू है ना। फिर यहाँ पे हमको दे दिया टाइम दे दिया हमको 2 सेकंड। फिर हमको पूछ रहा है कि हमको बताइए पावर क्या होगा, इसका शक्ति क्या होगा। तो आपको पता है कि पावर बराबर होता है W/T वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन कितना है 1000 जूल, टाइम कितना है 2 सेकेंड। काटेंगे तो 1000 को 2 से काटेंगे तो 500 आएगा ना, यानी पावर आ गया 500 वाट। 500 वाट ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताइए इससे सिंपल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भले न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ईजी है, इसलिए हम बता रहे हैं ना आपको। हम जितना न्यूमेरिकल बता रहे हैं बस आपको उतना बना लेना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, फिर देखेंगे कैसे नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास दे दिया इसका 10 kg, हाइट दे दिया है 2 मीटर है ना, यानी इसका h दे दिया हाइट कितना 2 मीटर। कहता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इसका v दे दिया है हमको 2 मीटर पर सेकेंड। फिर बोलता है कि टोटल एनर्जी क्या होगा, यानी कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई से एक समान चाल से जो है वो चल रहा है ना, 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है, तो इसका कुल ऊर्जा क्या होगा। और आपको पता है कि हम लोग टोटल एनर्जी या फिर कुल ऊर्जा जब निकालते हैं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग टोटल एनर्जी टी बराबर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और मास है हमारा 10 और ग्रेविटी जी का वैल्यू हम लोग 9.8 ले लेते हैं ना, mg और h हमारा कितना है आपका 2 मीटर, तो h ले लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर। फिर प्लस ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो हाफ m बोले तो मास है 10 और v² बोले तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। कोई दिक्कत, आप काटेंगे इसको 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर गुना करेंगे हम लोग, 10 दूनी 20 है ना, चलो 20 और यहाँ पे 98 है, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे यहाँ पे ध्यान देना है, 20 गुने 9.8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा 20। अब ध्यान देना सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे 8 दूनी 16 का 6 बचेगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 है ना। फिर यहाँ पे एक जीरो का जीरो, ठीक है। अब एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे दे देंगे पॉइंट, तो आ गया 196 प्लस 20। अब 196 प्लस 20 कितना हो गया, देखिए 196 प्लस 20 6 और 0 के 6, 9 2 11 का 1 बचेगा 1 और 2, यानी आ गया हमारा 216। कितना आ गया टोटल एनर्जी 216 जूल, 216 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। कहता है कि 2 को मास है, m1 है हमारा 1 ग्राम, m1 हम लोगों का 1 ग्राम है और m2 हम लोगों का है 4 ग्राम। कितना है 4 ग्राम। कहता है कि मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी है ना, 2 बॉडी है जो घूम रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो कहता है कि इसका रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, यानी 2 द्रव्यमान इतना यानी 1 ग्राम और 4 ग्राम समान गतिज ऊर्जा की गति से गतिमान है, तो कहता है उसका रेखिक संवेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा, यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रेखिक संवेग बोले तो लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। जाहिर सी बात है जब ये इसका रेशियो है 1:4, कितना है 1:4, तो उसका जो रेशियो आएगा ना किसका मैग्नीट्यूड, उसके एंगुलर लीनियर मोमेंटम का, यानी रेखीय संवेग का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 1:2, कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कर लेना, ठीक है, ये पूछेगा तो यही बनाना है, बाकी इसके भीतर कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं देना, ठीक है, क्योंकि आपका 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना आपको ये भाई इंपॉर्टेंट करके बता रहे ना बस आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, कहता है इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। तो कहता है इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं मान लो ऊंचाई से गिरता है ना, तो उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा है ना, उसका जो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाता है उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और बोल देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा किसके, तो आपके काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बराबर, और उतना ही उसमें क्या होगा वृद्धि होगा। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। हाँ, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh, यही होता है। मास कितना है 100 kg, यही है। ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 ले लें, चलो 9.8 ले लेते हैं, इनटू देखिए जब तक हमको नहीं बोलेगा ना कि यहाँ पे g का वैल्यू 10 लेना है
तब तक हम लोग कभी भी जी का वैल्यू 10 नहीं लेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। हमेशा हम लोग कितना लेंगे 9.8, लेकिन कहीं क्वेश्चन में दे देगा कि नहीं 10 लेके बनाना है, तब हम लोग 10 लेंगे। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। हाइट कितना है 10 है, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, इंटू करने आता है आप लोगों को, डायरेक्ट करते हैं। देखिए 9.8 है, ठीक है। हम लोग पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। क्यों हो जाएगा 10? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिजिट एक लिख के देंगे, 1 0। तो देखिए 10 से 10 कट ही जाएगा, और 98 से 100 गुना होगा तो बन जाएगा 9800, यानी कि 9800। क्या हो जाएगा 9800 जूल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसके जो गतिज ऊर्जा, यानी कि हमारा इसका काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर इंक्रीज करेगा, और वो कितना करेगा? तो 9800 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लीजिए हम इसको थोड़ा बता देते हैं। कहता है बॉडी ऑफ जो है उसका MI 3 kg मीटर स्क्वायर, कहता है कि रोटेटिंग विथ अन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, कहता है हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज मास 12 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ। कहने का मतलब कि 1.3 जो है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाला और 2 रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए निकाय का गतिज ऊर्जा जो है वो 12 किलोग्राम है। तो कहता है द्रव्यमान और रेखीय वेग से चलने वाले पिंड का समान जो होगा वो होगा, यानी कि जो रेखीय वेग से चलने वाला पिंड है वो किसके समान होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है आप लोगों का 30 का, हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैसे भी कोई भी जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसको उतना ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है तो हम इसको बता ही देते हैं आपको। क्या कहता है 31 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का जो कोणीय संवेग है वो L, यानी कोणीय संवेग बोले तो एंगुलर संवेग, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, वो कितना L है। कहता है यदि उसका कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए और गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग क्या होगा, यानी कि आप पार्टिकल्स परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L, कहता है इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल। कहता है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है वो घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम बोले तो ओमेगा जो है वो कर दिया जाता, जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो L है, यानी कि ओमेगा कितना है हम लोगों का L है। तो कहता है कि उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो डबल कर दिया जाता है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधा कर दिया जाता है। तो जो नया मोमेंटम आप लोगों का आ जाएगा वो आप लोगों का आ जाने वाला है L/2। कितना आ जाएगा? L/2। यानी कि आपको इसको डायरेक्ट ट्रिक से कैसे याद रखना पता है ना, कि मान लीजिए कि हम लोग जितना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं उतना ही कहीं काइनेटिक एनर्जी को हम लोग घटाएंगे ना, तो हमारा जो नया बनेगा वो बन जाएगा उतना ही कम, यानी कि इसको डबल करके इसको आधा कर रहे हैं तो ये आधा हो जाएगा, टोटल रिजल्टेंट आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका हो जाएगा L/2। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ये ट्रिक्स या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको उतना आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा इसको बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन अन इंडिक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विथआउट स्लिपिंग इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विल बी। कहने का मतलब एक पतली वृत्ताकार वलय 30 डिग्री झुकाव वाले एक झुके हुए विमान के बिना जो है वो सिसके लुढ़क रहा है, तो झुके हुए तल के अनुदिश इसका रैखिक त्वरण होगा, ठीक है। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो आपका हो जाएगा G/2। कितना हो जाएगा? G/2, ठीक है। तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ये सब अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या कहता है? कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, है ना। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो मास पर भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी निर्भर करता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी जो जड़ता का क्षण निर्भर करता है इन चारों पे, ठीक है, कणों का वितरण पर भी, द्रव्यमान पर भी और घूर्णन की धुरी की स्थिति पर भी, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, कहता है कोई बॉडी है वो अपने एक्सिस पर ही क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। कहता है कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास द एंगुलर मोमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष के बारे में जो है वो घूम रहा है, ठीक है, कहता है तो इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्देशित होगा। किसके साथ निर्देशित होगा? इसका कोणीय वेग यानी इसका एंगुलर मोमेंटम किसके डायरेक्टेड अलोंग होगा? तो इसका जो 34 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन की धुरी के अलोंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति करता है
तो इसके लिए सही कथन क्या होगा, यानी कि आप पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि कोणीय संवेग की दिशा स्थिर रहती है। कब? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन। 36 से 40 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, वो शायद आप कभी ना कभी पढ़े होंगे हमसे, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गैसों में ध्वनि तरंग होती है, यानी कि इन गैसियस और साउंड वेव्स। कैसा होता है ध्वनि तरंग, किस में, गैसों में, यानी कि गैसियस में ध्वनि तरंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है कि केवल अनुदैर्घ्य होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, यानी कि गैस में जो साउंड का वेव होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, है ना, यानी कि इफ़ अ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकंड, यानी कि हमको टाइम दे दिया और उसका वाइब्रेशन हमको दे दिया 20 वाइब्रेशन, ठीक है। तो कहता है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इसका आपको हम सीधा आंसर बता देते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 8 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 8 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी। कितना सिंपल है, कहता है पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स इन 1 मिनट्स, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज। हमको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है पेंडुलम का, और फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, तो 1 सेकेंड में कोई भी पेंडुलम कितना ऑसिलेट करता है। तो 1 सेकंड का कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मिनट में ये 78 ऑसिलेट कर रहा है, 78 बार, यानी कि 60 सेकंड में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, 78 बार। तो 1 सेकंड में हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा 78/60। कोई दिक्कत है, भागा देने आता है, देखिए 60 एकम 60 एक बार में देंगे तो पॉइंट, फिर यहाँ बचेगा 18, हो गया 180, है ना, तो 6 या 18, तो 1.3 आ जाएगा। तो 1.3 हर्ट्ज कितना, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इन चारों में से कौन जो है वो जरूरी नहीं है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जरूरी नहीं है किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या कहता है, कहता है कि SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यास्थान बल कार्य करता है, क्या होगा, यानी कि द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM इज, जो SHM में जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है पार्टिकल पर वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि वो विस्थापन के सीधे आनुपातिक होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है किस पर, पार्टिकल्स पर, किस में, तो SHM में। तो इसका सही आंसर वैसे याद रखना ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मैथ का मॉडल शीट बहुत जल्दी आएगा, मैथ का हम तैयारी बहुत जल्दी कराने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लेकिन हम लगे हैं पूरी तैयारी में, ठीक है। तो आज नहीं, कल या फिर परसों मैथ का वीडियो भी अपलोड होगा, ठीक है।